हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट करवा दी थी। अब हमें पढ़ना है थर्ड यूनिट में। जो कुछ विद्वान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जीवनी के बारे में और शिक्षा को लेकर उनकी क्या विचारधाराएं रही थी, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें 5 टॉपिक्स दे रखे हैं, मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपके लिए कवर करूँगी। 3 टॉपिक्स मेन हैं, इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं 3 टॉपिक्स इसमें कवर करवा देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। सबसे पहले हमें पढ़ना है अरविंद घोष के बारे में, जिन्होंने शिक्षा को लेकर कुछ उनकी विचारधाराएं रही थी, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है अरविंद घोष की जीवन परिचय देख लेते हैं। क्या है कि जो अरविंद है, श्री अरविंद घोष, उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1972 में कलकत्ता के घोष परिवार में हुआ था। अब घोष परिवार इनका है तो कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम है डॉक्टर कृष्णधन घोष और माता का नाम है स्वर्णलता देवी। और श्री अरविंद की प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के लॉरेटो कन्वेंट में हुई है और तत्पश्चात उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। जब ये जो श्री अरविंद घोष हैं, इनके पापा का नाम है कृष्णधन घोष और माता का नाम है स्वर्णलता देवी। और ये बाद में जब अपनी बात की जो स्टडी थी उनको करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे और भारत आकर उन्होंने बड़ौदा राज्य की सेवा भी की थी इन्होंने। और यहाँ कुछ समय तक उन्होंने लगान बंदोबस्त, स्टाम्प, रेवेन्यू विभाग आदि कार्य किया और बड़ौदा में ही इनका विवाह भी हुआ था। ये उस टाइम था जब जो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले का टाइम है इनका। तो इसमें लगान बंदोबस्त के बारे में भी पढ़ा होगा कि ब्रिटिशों के द्वारा ये बंदोबस्त वगैरह लगाए गए थे जब अंग्रेज़ों ने अधिकार किया था, पूरे भारत में कब्ज़ा किया था। और उसके बाद इन्होंने शादी करी थी कहाँ पे, जो अरविंदो हैं उन्होंने शादी करी थी बड़ौदा में। और 1905 से लेकर 1910 तक सक्रिय राजनीति में भी इन्होंने भाग लिया था। और श्री अरविंद घोष जो है 1910 में पांडिचेरी गए थे। ये पुडुचेरी जिसे बोलते हैं, वैसे इसमें जो लिखते हैं वर्ड को पांडिचेरी, लेकिन बोलते वैसे तो नॉर्मल लैंग्वेज में पुडुचेरी जो होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, आपको जहाँ तक पता है कि पुडुचेरी जगह का नाम है, वहाँ पर ये गए थे 1910 में। पुडुचेरी पहुंचकर अरविंद योग साधना में लीन हो गए थे। योग साधना में मतलब ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहे थे, लीन हो गए थे उसमें। और उन्होंने अपने अंतिम दिन पुडुचेरी के आश्रम में ही इन्होंने व्यतीत भी किए थे। इस महान ऋषि, साधक और शिक्षा शास्त्री, ये शिक्षा शास्त्री है जो है ये, और एक प्रकार से ऋषि भी है और साधक भी है। 2 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये था इनका जीवन परिचय थोड़ा सा। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि शिक्षा को लेकर इनके क्या विचार रहे थे। और यहाँ तक कि इन्होंने एक पुस्तक जो यूनिवर्सिटी है इसको भी खोला था इन्होंने, और शिक्षा के कुछ विचार थे, हम वही पढ़ते हैं। अब है अरविंद घोष का जो शिक्षा दर्शन है, शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार हैं वो बताने हैं इसमें। श्री अरविंद के अनुसार मन या अंतःकरण शिक्षा का मुख्य साधन है। मन या अंतःकरण जो है वो शिक्षा का मुख्य साधन के रूप में इन्होंने जाना है। और वे मस्तिष्क को 4 सतहों में विभाजित करते हैं। जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, उसको 4 सतहों में विभाजित करते हैं। पहले है स्मरण शक्ति। चित्त ही वह है जिसे क्रियाशील स्मरण शक्ति समय पर आवश्यक वस्तु की खोज निकालती है। कभी ये चुनाव ठीक वस्तु का होता है, कभी अनावश्यक वस्तुओं का भी चुनाव हो जाता है। श्री अरविंद के अनुसार चित्त को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से अपने कार्य के लिए यथेष्ट है। यथेष्ट है मतलब अवेलेबल है। और जो चित्त है, चित्त ही एक प्रकार से देखा जाए वही है जिससे क्रियाशील स्मरण शक्ति समय पर आवश्यक वस्तुओं की खोज निकालती है। मतलब कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उसकी खोज निकालने में कौन मदद करता है? हमारी जो स्मरण शक्ति होती है, उसको जानने में, उसको समझने में कि क्या चीज़ हमें अवेलेबल है, मतलब कि क्या चीज़ हमें चाहिए, या फिर हमें सामने हमारी चीज़ क्या अवेलेबल होती है और हमें क्या चीज़ चाहिए, वो स्मरण शक्ति हमारी होती है। स्मरण शक्ति के थ्रू ही हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही हमें
खोज निकालने में हमारी मदद करती है। कई बार ये जो चुनाव होता है वो ठीक भी होता है कि हाँ हमें सही चीज़ मिल भी जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि अनावश्यक वस्तु हमें मिलती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इनका मानना यही है कि चित्त को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत नहीं है। प्रशिक्षित मतलब कि ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है चित्त को, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से ही अपने कार्य के लिए करती है, कि अपना स्वाभाविक रूप जो है इसका उसी के रूप में ही ये जो है कार्य करता है। चित्त जो है, चित्त या स्मरण शक्ति जिसे बोलते हैं। दूसरा है जो हमारा दिमाग है, इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है स्मरण शक्ति, दूसरा है वास्तविक मस्तिष्क या मानस जिसे बोलते हैं, ये रियल में जो है मस्तिष्क के रूप में देखते हैं इसे। मानस का कार्य ये होता है कि वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा भेजी गई प्रतिमाओं को ग्रहण करे और उनके विचारों में बदल दे। जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है सेंसरीज जो हमारे दिमाग में होती हैं, उनके द्वारा भेजी गई जितने भी जो प्रतिमाएं होते हैं, प्रतिमाओं का मतलब होता है एक प्रकार से मॉडल के रूप में देखते हैं एक प्रकार से। अब ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? सेंसरीज जो होती है हमारे दिमाग में जो होते हैं, जो भी हमारे विचार होते हैं उत्पन्न करने के लिए वो उन चीज़ों को ग्रहण करती है और उनके विचारों में बदलने में मदद करती है। वास्तविक मस्तिष्क क्या होता है? जो हमारी सेंसरीज हमारे दिमाग में होती है वो हमारे दिमाग तक पहुँचकर वो सोच विचार करने में हमारी मदद करती है। और शिक्षक का ये मुख्य कार्य समझा जाता है कि वह 6 ज्ञानेंद्रियों का उचित उपयोग करना सिखाए और उनमें उस सीमा तक कुशलता प्रदान करने का निर्देशन दे जिस सीमा तक उनकी ज्ञानेंद्रियों में शक्ति और योग्यता हो। जो सेंसरीज होती हैं उसी के बिहाफ पर सोचने समझने की शक्ति हमारी विकसित होती है। तो जो शिक्षक है, शिक्षक को क्या होना चाहिए कि 6 सेंसेस जिसे बोलते हैं, तो उनका विकास करना उनको सिखाना चाहिए। जिस सीमा तक, जिस हद तक उनके अंदर जितनी शक्ति है उसको ग्रहण करने की, जो भी नॉलेज है उसको अपने विचार उत्पन्न करने की जितनी शक्ति उनमें है, उस सीमा तक उनको कुशलता हासिल करवाने में शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभानी चाहिए। थर्ड है बुद्धि मस्तिष्क। इसके द्वारा ही विचार होता है और ये ज्ञान को संगठित करती है और उसमें हेर फेर करती है। श्री अरविंद बुद्धि के शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वह बुद्धि के एकत्रीकरण, रचना, समन्वयकरण के गुणों का बुद्धि का दाहिना हाथ मानते हैं। इनका मानना ये होता है कि जो बुद्धि मस्तिष्क है इनके द्वारा ही हमारे दिमाग में जो है विचार उत्पन्न होते हैं। वो जो भी विचार हैं उसको संग्रहित करते हैं। जैसे कि हमारा दिमाग है, हम पूरे साल जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में इकट्ठा होता है, तो वो बुद्धि मस्तिष्क हो गया एक प्रकार से। और उसी के बिहाफ पर जो होता है हमारे दिमाग में नई नई चीज़ों को हम सोचते हैं। अब पूरे साल जितना भी हमने पढ़ा होता है तो वो चीज़ एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है हमारे दिमाग में, वो जितनी भी नॉलेज होती है, तो वो एक प्रकार से हो गया हमारा बुद्धि मस्तिष्क। और ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। जो शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं इसको, किसको? जो बुद्धि मस्तिष्क है। और ये जो है बुद्धि के एकत्रीकरण, रचना, समन्वयकरण के गुणों को बुद्धि का दाहिना हाथ मानते हैं। एकत्रीकरण मतलब कि जो हमारे दिमाग में इकट्ठा करते हैं विचारों को, रचना मतलब कि नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, नई नई चीज़ें लेकर आते हैं हम सामने, और समन्वयकरण के गुणों को भी ये बुद्धि का दाहिना हाथ भी मानते हैं। और बायां हाथ है बुद्धि के आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक गुण होते हैं। ये हाथ केवल सेवक होते हैं। मीन्स कि एक तरफ तो हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जो विचार हैं उनको ग्रहण करते हैं, और दूसरी तरफ उसकी आलोचना करते हैं। तो दाहिना हाथ क्या हो गया कि विचारों को जो हमारे दिमाग में जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, और जो बायां हाथ है उसमें उसकी आलोचना वगैरह भी की जाती है। और ये काम कौन करता है? बुद्धि मस्तिष्क करता है। और ये हाथ जो है ज्ञान को केवल छू ही पाता है, जबकि दाहिना हाथ आत्मा की गहराई तक घुसता है। तो ये थे पॉइंट्स कि आत्मा की गहराई तक कौन घुसता है? दाहिना हाथ, क्योंकि चीज़ों को अंदर हम अपने समेट के रखते हैं, हमारे दिमाग में रहता है और उसके बिहाफ पर ही हम जो है बिहेव करते हैं। और जो ये हाथ जो है वो ज्ञान को केवल छू ही पाता है। जो बायना हाथ है वो ज्ञान को छूता है क्योंकि उसकी आलोचना की जाती है, सिर्फ से ज़्यादा और कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन जो दाहिना हाथ है उसकी आत्मा की गहराई तक को छूता है। तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ है सत्य का सहज ज्ञान बोध, कि जितनी भी चीज़ें, जो भी विचार हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं, ये सब प्रक्रिया के रूप में एक प्रकार से देखें इसे। तो 4 प्रकार के सेंसरीज इन्होंने मानी है, 4 प्रकार के जो पार्ट्स इसको डिवाइड किया है हमारे दिमाग को। वैसे तो हम मानते हैं कि हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही दिमाग है, उसी से हम सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, और पूरा दिमाग जो हमारी पूरी बॉडी को हैंडल करता है। तो इन्होंने लेकिन जो दिमाग है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से चौथा है इसमें सत्य का सहज ज्ञान बोध।
ये बोध अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, ये पूर्ण रूप से किसी एक के भी पास नहीं है, लेकिन अपूर्ण और क्षणिक प्रकाश के रूप में अनेक के पास है। क्षणिक प्रकाश और अपूर्ण मतलब कि आधा ज्ञान उनके अंदर विकसित हुआ है, आधा बोध ये जो है पूरी तरीके से इसका विकास नहीं हुआ है। और एक शिक्षक को चाहिए कि वह सहज ज्ञान शक्ति के विकास का स्वागत करे और प्रोत्साहन दे। जो शिक्षक है, शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वह सहज ज्ञान शक्ति के विकास का स्वागत करे। सहज ज्ञान शक्ति क्या होती है? सहज ज्ञान शक्ति एक प्रकार से जो होती है हमारे दिमाग में जो नॉलेज हम विचार तो ग्रहण करते हैं, हमारे दिमाग में जितनी भी हम नॉलेज है वो गेन करते हैं, हम अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन उसको पावरफुल बनाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए उसका स्वागत करें और उसको प्रोत्साहन भी दे, ताकि जो बच्चा जो है वो पूरी तरीके से सीख सके और आगे जो है उसका सर्वांगीण विकास हो सके। और शिक्षक को बालक का मार्गदर्शन होना चाहिए और उसका कार्य क्षेत्र के निजी स्वभाव या प्रकृति के अनुसार इसे विकसित करने के लिए सहायता देना ही चाहिए। अब क्या है कि उसका जो शिक्षक है उसको बालक का मार्गदर्शन होना चाहिए। शिक्षक जो होते हैं वैसे भी जो होते हैं बालक का मार्गदर्शन ही होते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हैं, उनको मार्गदर्शन दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उसका कार्य जो है वो छात्र के निजी स्वभाव और प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। जितने भी जो स्कूल्स में जितने भी टीचर्स होते हैं वो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाते हैं वो उनकी रुचि पर डिपेंड करना चाहिए, उनके बिहेवियर पर डिपेंड होना चाहिए, उनकी प्रकृति के अनुसार उसको विकास उनमें करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए शिक्षकों को उनका विकास करने के लिए। तो ये 4 प्रकार की बुद्धि को इन्होंने डिफाइन किया था इसमें। श्री अरविंद शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के अंतःकरण और आत्मा की शक्ति के निर्माण और विकास को मानते हैं। आत्मा की शक्ति को और अंतःकरण को, जो हमारे दिमाग में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी क्रियाएं हमारे अंदर होती हैं, हम सोचते हैं, हमारी बाहरी क्रिया क्या होती है, हम फिजिकली हम वर्क करते हैं हाथ पैरों से, लेकिन अंतःकरण का मतलब होता है जो हम अंदर दिमाग में हम सोचते हैं, सोचने का काम जो करते हैं वो अंदर हमारे दिमाग में होता है। तो इसकी शक्ति के निर्माण और विकास को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं कि हमारे दिमाग में जितनी भी हमारी आत्मा है उसकी शक्ति का निर्माण किया जाए। श्री अरविंद वास्तविक शक्ति में 3 वस्तुओं को ध्यान में रखने को कहते हैं। ये 3 उनके अनुसार है सार्वलौकिक मस्तिष्क, मनुष्य जाति की आत्मा, और इन दोनों के मध्य की एक अन्य शक्ति राष्ट्र का मस्तिष्क। सार्वलौकिक मस्तिष्क, मनुष्य जाति की आत्मा, ये 2 हैं, ये अलग अलग है पॉइंट्स। इसको अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये सार्वलौकिक मस्तिष्क हो गया और मनुष्य जाति की आत्मा, ये 2 हैं, इनको मानते हैं सबसे ज़्यादा, इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। और इन दोनों के मध्य जो है उसमें अन्य एक है शक्ति राष्ट्र का मस्तिष्क। ये 3 पार्ट्स हैं, इन्होंने ये मानते हैं इन सब चीज़ों को। अब आता है इनके जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है। अब एक्चुअल में जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ इसमें दिए। पहला पॉइंट है बालक का सर्वांगीण विकास। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास होता है पूरी तरीके से विकास करना, शरीर का भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, और जो हमारी आत्मा होती है उसका भी सर्वांगीण विकास करना है, ताकि इनका उपयोग वे स्वयं में निहित देवी सत्य को प्राप्त करने में उपकरण के रूप में कर सके। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो देवी निहित होती है, हमारे अंदर देवी होती है ऑब्वियसली कि वो सच बोलने के लिए हमें प्रेरित करती है, हमारी आत्मा होती है, देवी के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। अब जो हमारी आत्मा होती है वो सत्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। अब सच बोलने के लिए जो होता है उसका उपयोग किया जाता है किसका, जो सर्वांगीण विकास होता है इसका। शिक्षा एजुकेशन जो होती है वो हमारी मदद करती है सच बोलने में। जो हमारे अंदर देवी का जो वास होता है, जैसे कि जो लोग मानते हैं इस चीज़ को कि हमारी जो आत्मा होती है वो बहुत पवित्र होती है, तो सत्य को प्राप्त करने में ये मदद करता है। और शिक्षा जो है छात्रों को स्वयं का समग्र रूप से विकास करने में सहायता प्रदान करती है। और जो छात्र है उसको स्वयं का समग्र रूप से विकास करने के लिए, खुद का पूरी तरीके से विकास करने के लिए, समग्र होता है पूरी तरीके से विकास करने में इसे सहायता हमें करती है। और वह बालक के शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा आदि विभिन्न पक्षों के समन्वित विकास पर बल भी देती है। जो इंसान के शरीर हो गया, जान हो गई, मन हो गया, बुद्धि हो गई, आत्मा हो गई, इन सब के जितने भी पक्ष हैं उनका विकास करने में भी ये मदद करती है। और
अरविंद घोष एजेस ऑन द गीता में लिखते हैं, बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम है, सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक अंतरंग और जीवनपूर्ण है, उसको अभिव्यक्त करने वाली होनी चाहिए। ये टॉपिक, ये जो पॉइंट्स हैं ये काट देना, इससे कोई इसको ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, अरविंद वाले को होनी चाहिए। ये टॉपिक स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मानस की क्रिया और विकास जिस सांचे में ढलनी चाहिए वह उनके अंतरंग गुण और शक्ति का सांचा है। अब मानस की क्रिया जो होती है, जो हमारे मस्तिष्क की क्रिया होती है, हमारा दिमाग जो होता है उसका क्रिया और विकास करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? जिस ढांचे में ढलनी चाहिए उसके अंतरंग गुण। अंतरंग मतलब कि हमारे जो अंदर जो गुण होते हैं और शक्ति जो होती है उसका सांचा है, और उसे नई वस्तुएं आवश्यक प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वह उनको सर्वोत्तम रूप से और सबसे अधिक प्राण में रूप में स्वयं अपने विकास, प्रकार और अंतरंग शक्ति के आधार पर प्राप्त करेगा। इनका मानना ये होता है जो हमारा दिमाग है, दिमाग के थ्रू ही जो एजुकेशन हम गेन करते हैं। अब जो एजुकेशन हमें मिलती है, जिस शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं, वो हर तरीके से हर पक्ष का विकास करती है और सबसे अधिक प्राणमय रूप से स्वयं अपने विकास, प्रकार और अंतरंग शक्ति के आधार पर भी ये प्राप्त करता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें है आत्म तत्व की शिक्षा। शिक्षा के उद्देश्य में आता है आत्म तत्व की शिक्षा। अब ये जो है अरविंद शिक्षा का उद्देश्य सूचनाओं को एकत्रित करना नहीं मानते। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्म तत्व की शिक्षा या आत्म शिक्षा प्रदान करना, जिससे मानव आत्म तत्व को परमात्मा के साथ एकाकार कर सके। अब जो है इनका मानना ये नहीं है कि सिर्फ जो हमारे सूचनाएं वगैरह होती हैं, जितनी भी नॉलेज होती है, उनको सिर्फ गेन करना ही नहीं मानते ये। इनका मानना ये है शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आत्म तत्व की शिक्षा या आत्म शिक्षा प्रदान करना। आत्म शिक्षा का मतलब ये होता है परमात्मा के साथ, ईश्वर जो है उनके साथ हमारा जो आत्मा है उसको मिलाना। अरविंद शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ हमारे जो नॉलेज है, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, उन सबको एकत्रित करना, इकट्ठा करना ही नहीं होता, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य ये है आत्म तत्व की शिक्षा करना, सेल्फ एजुकेशन जिसे बोलते हैं, या आत्म शिक्षा प्रदान करना। सेल्फ एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला हमें कोई चीज़ बताता है हम वही जो है नॉलेज गेन कर लेते हैं। हम खुद से भी उसको देखें, हम जो नॉलेज है हमारे अंदर कितनी है, हमारे मन में कितनी है, वो सब चीज़ों को बाहर लाएं, वो प्रदान करना आत्मशिक्षा, और जिससे मानव आत्म तत्व को परमात्मा के साथ एकाकार कर सके। अब जो हमारी आत्मा है, आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ जोड़ दे उसको। और नेक्स्ट है विद्यार्थी का सामाजिक विकास करना। अरविंद ने शिक्षा का एक मुख्य महत्वपूर्ण लक्ष्य बालकों में सामाजिक पक्ष के विकास को भी माना है। वह एक देवी समाज और देवी मानव की कल्पना करते हैं, देवी समाज को और देवी मानव की कल्पना करते हैं। उनकी दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सर्वांग पूर्ण मनुष्य का विकास करना है जो केवल व्यक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि समाज के सदस्य के रूप में भी विकसित होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है मनुष्य का विकास करना ही हो, सिर्फ व्यक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि समाज के रूप में भी विकसित होता हो। सामाजिक विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। समाज से जो व्यक्ति है उसको जोड़ना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, इनका मानना ये है। अब समाज, जिस सोसाइटी में बच्चे रहते हैं, जिस सोसाइटी में इंसान हम लोग रहते हैं, अब हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उनको जोड़ना समाज के साथ, मानव को जोड़ना समाज के साथ एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन का वैसे तो हर वक्त जो है एजुकेशन का वैसे तो उद्देश्य यही होता है कि उसका सामाजिक विकास किया जाए, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, और उनके अंदर वैल्यूज़ की जो है उसकी डेवलपमेंट भी करनी चाहिए। लेकिन इनका भी मानना यही है कि उनका सामाजिक विकास करना चाहिए, मनुष्य का विकास करना जो केवल सिर्फ व्यक्ति तक ही सीमित ना रहे, उसका कनेक्शन किससे हो जाए, समाज के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सामंजस्य की शिक्षा। अरविंद घोष ब्राह्मण रूप से विरोधी दिख रहे तत्वों में एक व्यापक सामंजस्य की संभावना देखते थे। उनके विचारों में हम ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, द्वैत और अद्वैत का समन्वय आसानी से देख सकते हैं। अरविंद घोष शिक्षा के द्वारा सामंजस्य और समन्वय की प्रक्रिया को मानव मात्र के कल्याण के लिए और आगे ले जाना चाहते थे। अब सामंजस्य क्या होता है? सामंजस्य का मतलब होता है एडजस्ट करना किसी चीज़ के लिए। अब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं या कहीं हम स्कूल्स में अब एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो स्कूल में हम पढ़ रहे होते हैं। अब स्कूल में जितनी भी सीट्स वगैरह होती हैं, डेस्क वगैरह होते हैं, वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे बैठ नहीं पाते, तो बच्चों को साइड जगह दी जाती है, एडजस्ट करवाया जाता है। तो सामंजस्य भी एक प्रकार से एडजस्टमेंट ही होता है
कि समाज के साथ, लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी शिक्षा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। अब एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, इंसान का दिमाग जो है, हमारा माइंड है, उसको खोलने में मदद करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, सरगुण, निर्गुण, सगुण निर्गुण जानने में भी, उसमें एडजस्ट करने में भी, द्वैत और अद्वैत का समन्वय आसानी से भी देख सकते हैं। इसमें कैसे कि सही गलत का फैसला करने में भी इंसान को मदद मिलती है, और क्या समाज के साथ जोड़ने में, समाज में एडजस्ट करने में, लोगों में एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि एक एडजस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, इंसान बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकता है अगर वो एडजस्ट करना सीख जाता है, समन्वय स्थापित करना सीख जाता है। अब स्कूल में हो या कहीं पे भी हो, समाज में हो, फैमिली में भी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो भी एडजस्टमेंट करने में लगे रहते हैं। तो एडजस्टमेंट की प्रक्रिया जो है, उद्देश्य का, शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो समन्वय स्थापित कर सके सब लोगों में, सब चीज़ में। और अरविंद घोष शिक्षा के द्वारा सामंजस्य और समन्वय की प्रक्रिया को मानव मात्र के कल्याण के लिए और आगे ले जाना चाहते हैं। मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है शिक्षा का होना, और इसी बिहाफ पर शिक्षा के थ्रू ही जो है मानव जो है वो सामंजस्य स्थापित करता है, और वो अपने कल्याणकारी कार्य करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। और इस प्रकार से अरविंद घोष ने शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व के सर्वांगीण और समन्वित विकास पर बल दिया है। समन्वित विकास के मतलब कि समाज के साथ जो डेवलपमेंट होती है, समन्वित विकास जो होता है, समन्वित मतलब कि एडजस्ट करके ही जो अपना विकास करता है, माना उसके व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास है उस पर बल दिया है इन्होंने। और वह शिक्षा को सौंदर्य पर आधारित करना चाहते थे ताकि सत्य की अनुभूति हो सके, और इस प्रकार उनकी शिक्षा का लक्ष्य सत्य, शिव और सुंदर के समन्वित रूप को प्राप्त करना था। सत्य की अनुभूति हो सके, अनुभूति होता है एक प्रकार से सत्य को प्राप्त कर सके, सत्य, हर इंसान जो है सच की राह पर चले, सही सच बोले। तो और इस प्रकार उनकी शिक्षा का लक्ष्य क्या है, सत्य, शिव और सुंदर के समन्वित रूप को भी इन्होंने प्राप्त करना था। तो ये कुछ इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यूज़ इसमें बताए थे शिक्षा को लेकर, जो मैंने आपको बताए हैं। थोड़ी सी इसमें डेफिनेशन मैंने बताई इसमें कि इनका जीवन परिचय क्या था और शिक्षा को लेकर इनकी मेंटालिटी क्या रही है, कि एक्चुअल में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए अरविंद घोष के अनुसार आप बताइए। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये मैंने टॉपिक इसमें कवर करवा दिया। अब मैं नेक्स्ट में आपको 1-2 पॉइंट्स आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।